हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक परिचय। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कार्य करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में कई नई व्याख्याएं जुड़ गई हैं जिसमें राजस्व, जनकल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग इत्यादि का अध्ययन प्रमुख है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेज़-फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसमें बाजार की शक्तियाँ अधिक प्रभावकारी भूमिका में होती हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस की अर्थव्यवस्थाएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है तथा इसमें बाजारी शक्तियाँ नियंत्रित रहती हैं, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। फिर आ जाते हैं अर्थव्यवस्था से आशय आयात निर्यात का बंद होना है। बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है कि कोई देश है, कोई कंट्री है, वहाँ पे ना तो उससे आयात किया जाता है, ना तो उससे कुछ आयात किया जाता है, ना ही उससे निर्यात किया जाता है। वो जितना भी कमाती है अपनी सीमा के अंदर कमाती है, जितना भी खर्च करती है अपनी सीमा के अंदर खर्च करती है। उसे बाहर के देशों से आयात निर्यात से कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि 1991 से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं निहित होती हैं। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व की 5वीं बड़ी और क्रय शक्ति के क्षेत्र के आधार पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, बेरोजगारी की समस्या, पर्याप्त पूंजी का अभाव, दोषपूर्ण संपत्ति का वितरण, मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना, तकनीकी पिछड़ापन, अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्रक का योगदान बढ़ता है एवं प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान घट जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक का है। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व होना मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। सेक्टर की कोई कंपनी है, उसका पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ होना क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर किसी देश में ऐसा है तो वहाँ पे कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विश्व बैंक प्रति वर्ष जुलाई में करता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए इसे 3 क्षेत्रकों सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर्स, कृषि, वानिक, पशु, मत खाना। कृषि, वानिक, वानिकी, पशु, पशुपालन, मत्स्यन, खाना, खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई एवं उत्खनन, क्षैतिज खुदाई, ये सब क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। जितनी भी चीज़ें कृषि से संबंधित होती हैं वो सब किस में आती हैं? कृषि या पशु से। एक तरीके से कह सकते हैं प्रकृति से संबंधित प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीयक क्षेत्रक जला, गैस, विद्युत, विनिर्माण, जलापूर्ति, गैस, विद्युत, निर्माण और विनिर्माण, ये सब क्या आते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक में। पहले अपना खाने का देखा प्राथमिक क्षेत्रक में, भले कृषि से देखा या पशु से देखा। मत्स्यन, मछली पालन वगैरह का उद्योग होता है।
खनन, उत्खनन, क्षैतिज खुदाई वगैरह, कृषि, वानिकी, पशुपालन, ये सब क्या है, अपना खाना वगैरह का एक तरीके से निर्माण कर सकते हैं या प्रकृति से जुड़े हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र में फिर देखिए रहने की जगह कि भाई मनुष्य हो तो गया है, कहाँ रहेगा, तो रहने की जगह सेकेंडरी सेक्टर्स में। जल आपूर्ति कैसे होगी, ये सब आएगा। गैस, विद्युत, विनिर्माण और विनिर्माण। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे भवन निर्माण। विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, ब्रेड, पिज्ज़ा आदि। तृतीयक क्षेत्रक, बैंक, सीमा से बहन भाई का सच्चा प्यार। बैंकिंग, बीमा से सेवाएं, बीमा से सेवाएं, बहन परिवहन, भाई भंडारण, सच्चा संचार, प्यार व्यापार। तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है। इससे गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, सेवाओं, बैंकिंग, विनिर्माण आदि क्षेत्रों का संकल्प राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, जबकि अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिकता और क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। अमर्त्य सेन ने किस में परिभाषित किया है? आर्थिक विकास को अधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में। ठीक है। और जो महबूब उल हक था उसने आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। मानव विकास सूचांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का सूचांक है। HDI का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। मानव विकास आयाम या घटकों की रचना 3 सूचांकों के आधार पर होती है। जीवन प्रत्याशा सूचांक, शिक्षा सूचांक, जीवन निर्वाह का स्तर जिसमें क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति आय डॉलर में व्यक्त करते हैं। शिशु मृत्यु दर मानव विकास सूचांक का तत्व नहीं है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। भारत में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन कोरिया का है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी समय अवधि में साधारणतया एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। राष्ट्रीय आय का आशय निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP से है। देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कुछ भाग उन विदेशियों द्वारा उत्पादित सेवाओं का परिणाम भी हो सकता है जो अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर देश की कुल उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उत्पादन किसी देशवासी द्वारा हो रहा है या किसी विदेशी द्वारा, परंतु उत्पादन देश के भौगोलिक सीमा के अंदर होना आवश्यक है। GDP C+I+G, C उपभोग, I निवेश, G सरकारी व्यय है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। GDP को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है GNP = GDP + X - M। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को निकाल दिया जाता है तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। NNP = GNP - अचल पूंजी उपभोग मूल्य। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट FC, वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी लागत मूल्य इनपुट कॉस्ट IC होती है।
सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या फिर सब्सिडी दी जाती है। किस पर लगाया जाता है? लागत मूल्य पर या तो प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या फिर सब्सिडी दे दी जाती है। अप्रत्यक्ष कर जो कि सीधी तरीके से ना हो, सीधा जैसे इनकम टैक्स पर सीधा होता है ऐसे सीधा ना हो। यदि कर लगाया जाता है तो वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, और यदि सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाता है। बाजार मूल्य MP प्लस FC प्लस MP इज इक्वल टू FC प्लस अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी। अब GDMP देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य पर GDP का आकलन। GDP-MP इज इक्वल टू GDP PC प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। यह फॉर्मूला हो जाएगा GDP मार्केट प्राइस निकालने का। GNP मार्केट प्राइस देशवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत पर GNP का आकलन। GNP-MP इज इक्वल टू GNP-PC प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में से प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो इसे नवल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP कहते हैं। अर्थात NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो इसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अर्थात NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। साधारण प्रति व्यक्ति आय को ही आर्थिक वृद्धि के मापन के लिए स्वीकार किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? राष्ट्रीय आय कितनी है और जनसंख्या कितनी है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के पश्चात जब देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे ही वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान वर्ष 1968 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था। इसके अतिरिक्त शाह और खामबात, फिंडले, शिराज, वाडिया एवं जोशी आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वर्ष 1931-32 में डॉक्टर वी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। डॉक्टर राव ने उत्पादन गणना प्रणाली और आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया था। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अथवा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे। आर्थिक सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व 1950 के दशक के मध्य भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि 3.5% थी। इस वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर को ही हिंदू वृद्धि दर कहा गया। 4 अगस्त 1949 को केंद्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की घोषणा वर्ष 1949 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तथा 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई श्रृंखला, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, का आरंभ 30 जनवरी 2015 को किया गया। भारत में आर्थिक नियोजन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। जनवरी 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक योजना प्रकाशित की, जिसके कुछ अंश को सरकार ने स्वीकार कर लिया।
विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया। 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग को नया रूप तथा नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में योजना आयोग को समाप्त कर नई संस्था गठित करने की बात कही थी। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। एक वर्ष की 3 योजनाओं की कालावधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपये का अवमूल्यन दूसरी बार वर्ष 1966 में किया गया। निर्यात वस्तुओं की मांग लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, इसलिए इसे योजना अवकाश 1966 से 1969 कहा जाता है। योजना अवकाश 6 छन 66 और 67 क्या होता है 69 1969। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से है। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल फर्स्ट हेडोम सेकंड पे सोम। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना पेसोम पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा की उत्पत्ति विनिमय के माध्यम के रूप में हुई। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है वह मुद्रा कहलाती है। अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जो सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। मुद्रा का अभिप्राय मात्र नोटों व सिक्कों से न होकर उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है। मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं। वैधानिक मुद्रा लीगल करेंसी, जिसका निर्गमन सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा एक विधान के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें रिजर्व बैंक धारक को उतनी रकम अदा करने का वचन देता है। साख मुद्रा क्रेडिट करेंसी, जिसका भुगतान चेकों के माध्यम से होता है। मुद्रा की तरलता लिक्विडिटी ऑफ करेंसी से आशय मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीयता से है, अर्थात मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षति के वस्तु या सेवा में परिवर्तित हो जाता है। मुद्रास्फीति ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में।